So well students, during the last session we have completed the rules of participle, present participle, past participle and perfect participle. तो स्टूडेंट्स आपने प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया होगा। वहाँ ये रूल्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। जब आपको पहले बताया गया था जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब एक फाइनाइट वर्ब होती है जो 12 टेंस में आपके प्रयोग होती है। उसके दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो क्रिया का रूप होती है। क्रिया के रूप से मतलब है तो वो भी वर्ब, लेकिन वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ पर हमारा अब दूसरा पार्ट आता है। ये पहले आपको बताया गया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जीरंड। अब सेकंड पार्ट आ गया हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो पार्ट है वो बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ध्यानपूर्वक समझिए, अपनी नोटबुक लगाइए और उसमें अपने सभी रूल्स को नोट करते जाइए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब पर उंगली लगा दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपको सभी प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी रूल्स, प्रीपोजिशन के, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट के, लेटर, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उनको भी आप पढ़ लीजिए, ये फ्री एजुकेशन है। आइए अब शुरू करते हैं हम अपना इन्फिनिटिव। होता क्या है इन्फिनिटिव? तो देखिए ये इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ना, नी, नी। समझिए, क्या समझिए कि जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है वो वर्ब होती है। यदि हिंदी में कोई वर्ब दी गई है जैसे उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, मतलब किसी भी वर्ब में नानी ने शब्द लगा है तो समझ जाइए वो वर्ब आपकी इन्फिनिटिव है और उसकी अंग्रेजी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो भी सेंटेंस में नानी ने वर्ब आएगी उसकी अंग्रेजी आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से लाओगे। अब देखिए इसका पहला नियम है सब्जेक्ट टू द वर्ब। सब्जेक्ट टू द वर्ब, जो रूप बदलने की बात कह रहे थे अब समझ लेना। सब्जेक्ट टू द वर्ब से मतलब है कि आपकी जो नानी ने वर्ब है, नानी ने वर्ब सब्जेक्ट बनकर आएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटिव वर्ब सेंटेंस में आपकी सब्जेक्ट बनी है, ऑब्जेक्ट बनी है? पूछ सकता है एग्जाम में, कंप्लीमेंट बनी है। तो जो भी सेंटेंस आपको दिया जाए इंग्लिश में या हिंदी में, तो उस सेंटेंस में नानी ने लगने वाले शब्द के बाद वाले सेंटेंस के साथ यह क्या शब्द लगाकर प्रश्न करोगे तो उत्तर में नानी ने वर्ब आएगी। इसे भी नोट कर लीजिए कि यदि सेंटेंस में नानी ने लगने वाले शब्द के बाद वाले सेंटेंस के साथ यह क्या, नोट करते जाइए, ये नोट करना है क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में आपकी नानी ने वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बनेगी वो। एग्जाम्पल ले, जैसे अनाथों को गुमराह करना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है। इसी सेंटेंस से आपको समझना है। अनाथों को गुमराह करना, नानी ने लगने वाली
वर्ब हो गई ये, शब्द ये हो गया गुमराह करना। इसके बाद वाला सेंटेंस ये हो गया। यही लिखा गया है कि यदि सेंटेंस में नानी ने लगने वाले शब्द, ठीक है, नानी ने लगने वाला शब्द ये हो गया, के बाद वाले सेंटेंस के साथ, बाद वाला सेंटेंस ये हो गया, यह क्या, यहाँ पर यह क्या आप लगा दीजिए। यह क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, यह क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, अनाथों को गुमराह करना, ये उत्तर में आया, ये सब्जेक्ट भाग हो गया इसका, ये प्रेडिकेट भाग हो गया। समझ में आ गई बात। अब ये सब्जेक्ट बन गई नानी ने वर्ब। अब यहाँ पर इंफिनिटिव नानी ने वर्ब सब्जेक्ट बन रही है, मतलब क्रिया रूप बदल रही है, सब्जेक्ट के रूप में आ रही है। यही नॉन फाइनाइट है। कोई पूछे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि फाइनाइट वर्ब जो होती है उसका अपना एक निश्चित स्थान होता है जो बारह टेंस में आती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब अपना रूप बदलती है, जो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर आपने ये देख लिया कि यह सब्जेक्ट के रूप में ये आ रही है और इसकी अंग्रेजी नंबर 1 पर आप लाओगे। जैसे टू मिसगाइड, नानी ने लगा है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लाओगे, टू मिसगाइड द ऑर्फन्स इज नॉट आवर मॉरल ड्यूटी। ये आपका इन्फिनिटिव का सेंटेंस है, सब्जेक्ट टू द वर्ब का है, नानी ने वर्ब जो इन्फिनिटिव है वो सब्जेक्ट बनी है। इस सेंटेंस को, ऐसा सेंटेंस आपको रीअरेंज करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। आप किस तरह से इसे अरेंज करेंगे, तो ये बड़े कंफ्यूजन वाले सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट नानी ने क्रिया बन जाती है। सेंटेंस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है, कहीं आप दा और फान लेकर के टू मिसगाइड करोगे तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इन्फिनिटिव को समझना बड़ा जरूरी है। ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट के रूप में, पढ़ लीजिए आप। ऑब्जेक्ट के रूप में आप देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, आप ले लीजिए इसे कि नानी ने क्रिया या सब्जेक्ट बनी थी। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, लेने को तो हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वहां पर दे दे वो, रात्रि को देरी से घर लौटना अच्छा कार्य नहीं है। ये सेंटेंस ले रहे हम कि रात्रि को देरी से घर लौटना अच्छा कार्य नहीं है। लौटना नानी ने क्रिया हो गई, यह क्या अच्छा कार्य नहीं है, यह क्या सब लगा गए, याद कर लेना। तो उत्तर में यह आ गया, ये आपका सब्जेक्ट वाक्य कहलाएगा। ये प्रेडिकेट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गई। आप क्या करोगे इसे, टू रिटर्न होम लेट एट नाइट इज नॉट गुड वर्क। देख लीजिए अब, टू रिटर्न होम लेट एट नाइट इज नॉट गुड वर्क। यहां पर ये सब्जेक्ट भाग कहलाएगा, ये आपका प्रेडिकेट भाग कहलाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि इन्फिनिटिव के सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये समझ में आ गया, सब्जेक्ट बन गई। अब ऑब्जेक्ट पर आ जाइए कि ऑब्जेक्ट बनेगी नानी ने क्रिया, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। इसमें क्या होगा, नानी ने वर्ब, ऑब्जेक्ट बनेगी। मतलब अब तक तो आपकी नानी ने क्रिया किसका स्थान ले रही थी, सब्जेक्ट का स्थान, ये सब्जेक्ट भाग था। अब नानी ने क्रिया किसका भाग लेगी, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, मुख्य क्रिया के बाद। तो नानी ने क्रिया जब ऑब्जेक्ट बनेगी तो उसका स्थान क्या होगा, मुख्य क्रिया के बाद आएगा। जैसे आप उदाहरण लें, तुमने पत्र लिखने का निर्णय लिया है। आपकी मुख्य क्रिया हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, निर्णय लेना, निर्णय लिया है। लिखने आपकी नानी ने क्रिया हो गई इन्फिनिटिव। इसने किसका स्थान लिया है, ऑब्जेक्ट का स्थान लिया है। अंग्रेजी कहाँ आएगी, या ऑब्जेक्ट की आती है। तो आप क्या कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है सेंटेंस, यू हैव डिसाइडेड टू राइट ए लेटर। अब आप देख लीजिए,
ये फाइनाइट वर्ब के बाद यहाँ पर नानी ने क्रिया आई है जहाँ ऑब्जेक्ट आता, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। मतलब मुख्य क्रिया के बाद यदि नानी ने क्रिया इंफिनिटिव वाली आ रही है तो वो पूछ सकता है एग्जाम में कि ये ऑब्जेक्ट बनी है, कॉम्प्लीमेंट बनी है, एडजेक्टिव बनी है, क्या बनी है। तो आप समझ जाइए मुख्य क्रिया के बाद नानी ने क्रिया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से आई है तो ये आपका ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का नियम होगा। अब कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब पर आ जाइए। अब नानी ने क्रिया आपकी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। देखिए कितने रूपों में परिवर्तित हो रही है, आपको किताब में नहीं मिलेंगी ये चीजें और ये अक्सर एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाती है। इसलिए आपको बार बार नहीं समझ में आ रही हो तो पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो तो आप इनको लगातार कई बार देख लीजिएगा। अब आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। इससे मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब से आपका कि नानी ने वर्ब सेंटेंस में पूरक बनती है, पूरक बनकर आएगी। जैसे एग्जाम्पल लें, देखना, विश्वास करना होता है। देखना विश्वास करना होता है, ये नानी ने क्रिया आपकी। विश्वास करना आपकी नानी ने क्रिया है। अब देखना, ये तो आपकी बनी है सब्जेक्ट, नानी ने क्रिया, और ये बनी है आपकी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वाक्य में फाइनाइट वर्ब नहीं आई है। यदि फाइनाइट वर्ब नहीं आई है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता प्रेडिकेट भाग में, और जब मुख्य क्रिया नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट भाग में, तो क्या बचेगा? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ कौन सा बना है? नानी ने क्रिया। तो नानी ने क्रिया क्या बन गई? कॉम्प्लीमेंट बन गई। तो आप क्या करोगे इसे? टू सी इज टू बिलीव। ये आपका सब्जेक्ट भाग हो गया, ये आपका प्रेडिकेट भाग हो गया। यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट बन गई। एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाना लोहे के चने चबाना है। पढ़ाना, चबाना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। टू टीच, इंग्लिश ग्रामर, इज टू कट ए हार्ड नट। अखरोट कहावत है ना, कठोर अखरोट तोड़ना। टू कट ए हार्ड नट, ये आपकी क्या बन गई? कॉम्प्लीमेंट बन गई नानी ने क्रिया। ये कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंट नियम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट किसी जरूर करना है आपको। क्या लास्ट नियम है कि वो सिंपल टू सिंपल बनाएगा। इनसे सिंपल टू सिंपल नहीं बनेंगे आपके। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है हमें इंफिनिटिव के नियम से, तो वो आपका पर्पज वाला रूल है। क्या इसे जरूर नोट कर लेना। पर्पज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। पर्पज मीन्स है उद्देश्य। इससे मतलब है कि नानी ने वर्ब सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट करती है। अब देखिए नानी ने क्या उद्देश्य प्रकट कर रही है। एक एग्जाम्पल ने, जैसे मान लीजिए यहां पर तुमने अपने बड़े भाई से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। आपकी मुख्य क्रिया हो गई निर्णय लिया है, नानी ने क्रिया हो गई मुलाकात करना। अब देखिए सेंटेंस पढ़ करके कि नानी ने क्रिया उद्देश्य प्रकट कर रही है या नहीं। तुमने अपने बड़े भाई से मुलाकात करने का निर्णय लिया है, ठीक है, मुलाकात करने का निर्णय लिया है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि उद्देश्य है, मुलाकात करने के उद्देश्य का निर्णय लिया गया है। तो आप क्या कर दोगे इसे? यू हैव डिसाइडेड
to meet your elder brother. तो you have decided to meet your elder brother. और एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए मीरा ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। तो गई तो आए, मुख्य क्रिया हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब, देखने के लिए। किस उद्देश्य से गई? देखने के लिए। तुम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ने के लिए जट्टारी आए, किस उद्देश्य से आए? पढ़ने के लिए। नानी ने क्रिया क्या प्रकट कर रही है? उद्देश्य को। तो आप देखोगे कि जब किसी उद्देश्य से कोई कार्य सेंटेंस में किया जा रहा है और वो नानी ने वर्ब के द्वारा है, तो ये पर्पज उद्देश्य को प्रकट करेगी। तुम फल खरीदने के लिए बाजार को गए, तो किस उद्देश्य से गए? खरीदने के लिए। और खरीदना क्या है? आपकी इन्फिनिटिव वर्ब है। और क्या प्रकट कर रही है? पर्पज, उद्देश्य। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल टू सिंपल में आएगा। जैसे सेंटेंस को आप बना लिए, मीरा ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। जैसे आपने बनाया सेंटेंस, मीरा वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब देख लीजिए आप इसे, ये कंबाइंड वाक्य है, इसे तोड़ दें हम। इसका मतलब है सिंपल में देखा जाए कि मीरा वेंट टू आगरा, एक सेंटेंस, शी वांटेड टू सी द ताजमहल। ये आपको एग्जाम में मिलेगा ऐसा, ये दो सेंटेंस मिलेंगे आपको एग्जाम में, और कहा जाएगा कि इनको कंबाइन करो। तो कंबाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे देखिए कि राधा क्योंकि इंपॉर्टेंट नियम है इसका, एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका, राधा वेंट टू मथुरा, शी वांटेड टू प्ले ए हॉकी मैच। अब देख लीजिए आप, राधा मथुरा को गई, वह हॉकी मैच खेलना चाहती थी। किस उद्देश्य से गई? हॉकी मैच। ये आपका सिंपल सेंटेंस है इन्फिनिटिव का। ये देख लेना, क्रिया जरूर होगी। टू प्ले, टू गो, ये सब क्रिया वहां लिखी हुई आपको मिलेगी किसी सेंटेंस में। चाहे इस सेंटेंस को पहले लिख दे, इसे बाद में लिख दे, लेकिन आपको इन्फिनिटिव क्रिया पहचानी और लिख कर देगा कि बाय यूजिंग इन्फिनिटिव टू कंबाइन बोथ द सेंटेंस। तो आपको इनको जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव का उपयोग करना होगा। तो आप कर दोगे इसे, राधा went to मथुरा टू प्ले ए हॉकी मैच। ये हो गया आपका इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल टू सिंपल का नियम। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो एक नियम था इसमें सिंपल टू सिंपल का इन्फिनिटिव का, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स ए लॉट, और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, लास्ट वाले भी देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक्स ए लॉट।